हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल सिविल इंजीनियरिंग एग्ज़ाम फाइटर हाई जंप में स्वागत है। आज से हम फ्लूइड मैकेनिक्स का डे 1 स्टार्ट करेंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स का फर्स्ट टू टॉपिक्स, फर्स्ट वन इज़ फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स टाइप और सेकेंड टॉपिक है इट्स प्रॉपर्टी। तो आज हम डील करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स और उसकी प्रॉपर्टी के साथ। सो व्हाट इज़ द फ्लूइड मैकेनिक्स? First of all, what is the fluid? When we applied shear stress on substance, it undergoes deform continuously. That means जब हम किसी भी सब्सटेंस में shear stress लगाते हैं तो वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म होना चालू कर देता है। उस तरीके के मैटर्स या उस तरीके के सब्सटेंस को हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड बोलेंगे। आप इस डायग्राम में इजीली देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो फ्लूइड है इसमें जब shear स्ट्रेस लगता है तो इसमें कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। इसीलिए इस तरीके के जो सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लूइड। सेकेंड वन इज़ मैकेनिक्स। जब हम स्टडी करते हैं इस फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ को और उसके मैकेनिज़म्स को, उसको हम बोलेंगे मैकेनिक्स। सो जब हम किसी फ्लूइड के प्रॉपर्टीज़ को डील करेंगे या उसके बारे में स्टडी करेंगे, वो पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब फ्लूइड मैकेनिक्स कितने टाइप के होते हैं? एक होता है फ्लूइड स्टैटिक्स, दूसरा होता है फ्लूइड काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स और तीसरा होता है फ्लूइड डायनामिक्स। जब हम फ्लूइड की स्टडी करते हैं और उस समय पे जो फ्लूइड है वो रेस्ट कंडीशन में अवेलेबल है, तो उस तरीके के स्टडी को हम मैकेनिक्स को बोलेंगे हम फ्लूइड स्टैटिक्स। सेकेंड वन इज़ फ्लूइड काइनेमेटिक्स। जब हमारा जो फ्लूइड है उसकी हम स्टडी कर रहे हैं और वो फ्लूइड मोशन कंडीशन में है जिसमें हम फोर्स को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है, फोर्स को हम कंसिडर नहीं करेंगे, उसको बोलेंगे हम फ्लूइड मैकेनिक्स। और लास्ट वन इज़ फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स में जब हम किसी फ्लूइड की स्टडी करते हैं और स्टडी करने के बाद में हम उस पे होने वाले फोर्स के रिस्पॉन्स को भी स्टडी करते हैं, वो क्या कहलाता है? आपका फ्लूइड डायनामिक्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्लूइड प्रॉपर्टीज़। अब फ्लूइड प्रॉपर्टीज़, फ्लूइड हैव मैनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़, जैसे कि पहला है आपका डेंसिटी या फिर हम उसको बोल सकते हैं मास डेंसिटी। ओके, अब फ्लूइड डेंसिटी या मास डेंसिटी में आप फॉर्मूला देख सकते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय रो, और मास डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब मास का यूनिट होता है केजी और वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी का जो यूनिट होगा वो होगा केजी पर मीटर क्यूब। अब दो इम्पॉर्टेंट चीज़, जो डेंसिटी है वाटर की वो होती है 1000 केजी पर मीटर क्यूब जब उसका टेम्परेचर रहे 4 डिग्री सेल्सियस, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर में, और जो डेंसिटी की वैल्यू होती है वो होती है मर्क्यूरी की 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, और ये हमेशा स्टैंडर्ड रहता है। सेम एज जो मेन कॉन्सेप्ट होता है डेंसिटी का, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। इफ़ टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, और यदि वॉल्यूम बढ़ने लगा तो आपकी डेंसिटी क्या होने लगेगी? विल डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम मतलब जब हम मास डेंसिटी को इन्वर्सली कर ले या उल्टा कर दे, वो क्या कहलाएगा? आपका स्पेसिफिक वॉल्यूम। स्पेसिफिक वॉल्यूम को डिनोट किया जाता है कैपिटल V से, और मैंने जैसा कहा कि 1 डिवाइडेड बाय, मतलब रो जो है मास डेंसिटी उसका इन्वर्स, तो फॉर्मूला क्या बन गया? 1 डिवाइडेड बाय रो। 1 डिवाइड बाय रो है, मतलब रो का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो जब हम इसको इन्वर्स करेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? आपका वॉल्यूम बाय मास, ठीक है। आपको पता है कि वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब, और मास का जो यूनिट होता है वो होता है केजी। तो हम बोल सकते हैं कि स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो यूनिट होगा वो होगा मीटर क्यूब पर केजी। ओके, नेक्स्ट अपना जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है रिलेटिव डेंसिटी या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी। रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी काइंड ऑफ सेम है, बट रिलेटिव डेंसिटी में दो सब्सटेंस के जो मास डेंसिटी है
जब दो सब्सटेंस की डेंसिटी का जब रेशो किया जाए वो क्या कहलाता है, रिलेटिव डेंसिटी। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, जब आपके कोई भी एक सब्सटेंस की जो मास डेंसिटी है वो किसी स्टैंडर्ड, या फिर वो या तो फिर यदि वाटर की बात करें या लिक्विड की बात करें तो वाटर के साथ वाटर की डेंसिटी के साथ में डिवाइड करते हैं, और यदि गैस की बात करें तो एयर के साथ डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जब स्टैंडर्ड फ्लूइड है वो हम लिक्विड के केस में वाटर को मान लें और गैस के केस में एयर को मान लें और उसको डिवाइड कर दें किसी भी डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस को, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, अब वाटर को ही स्टैंडर्ड फ्लूइड क्यों माना जाता है, क्योंकि वो तो फर्स्ट वन ये इजीली अवेलेबल है अपने अर्थ में, और साथ ही साथ इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कभी चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है एरिया। सो व्हाट इज एरिया? एरिया जो है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है, जो एरिया है ये 4 टाइप के होते हैं। पहले होता है सरफेस एरिया, दूसरा होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तीसरा है नॉर्मल एरिया, और लास्ट है आपका प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, तो ये है टाइप्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज अ डिस्चार्ज। ओके, डिस्चार्ज 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मास फ्लो रेट और दूसरा होता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, या फिर उसको ही हम बोलते हैं डिस्चार्ज। अब दोनों में डिफरेंसेस क्या है? मास फ्लो रेट को डिनोट किया जाता है m डॉट से और डिस्चार्ज को डिनोट किया जाता है q से। अब मास फ्लो रेट का मतलब होता है जब कोई अमाउंट या मास ऑफ वाटर, मास ऑफ लिक्विड या फ्लूइड पर टाइम से कैलकुलेट किया जाए तो वो हो जाएगा मास फ्लो रेट। अब वी नो दैट कि फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू m बाई वी। ठीक है, अब मुझे यहाँ से मास कैलकुलेट करना है तो जो v डिवाइड में है वो रो के साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मैं बोल सकती हूँ कि रो इंटू वी इक्वल टू m। ठीक है, तो सेम चीज़ हमने यहाँ पे देखा कि जो आपका मास है उसको उन्होंने कैसा लिखा है, रो इंटू वॉल्यूम में। तो रो इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टी, इसको बोलते हैं मास फ्लो रेट। एंड वी नो दैट कि जब वॉल्यूम पर टाइम की बात हो तो आपको पता है मीटर क्यूब पर सेकेंड ये किसका यूनिट होता है, ये यूनिट होता है नॉर्मल डिस्चार्ज का। तो हम ऐसा लिख सकते हैं रो मल्टीप्लाई बाय डिस्चार्ज, उसी को हम बोलते हैं मास फ्लो रेट। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट मतलब इट इज़ अ वेट डेंसिटी, इसको डिनोट किया जाता है गामा और ओमेगा से। अब गामा से है मतलब फॉर्मूला क्या होगा, वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, वेट मतलब मास के साथ जब ग्रेविटेशनल फोर्स मल्टीप्लाई हो जाए तो उसको हम बोलेंगे वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब आपको पता है कि मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, रो। ठीक है, तो हम इसकी जगह पे लिख सकते हैं रो इंटू जी। तो हम बोल सकते हैं कि गामा की जो वैल्यू है वो क्या है, रो इंटू जी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट वैल्यूज़ है। वाटर का जो डेंसिटी है वो है आपका 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और जो आपकी मर्क्यूरी की डेंसिटी है वो है 133418 न्यूटन पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है प्रॉपर्टी है वो है आपकी विस्कोसिटी। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो होती है वो एक तरीके की प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, जो कि क्या करती है, मूवमेंट में इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है लिक्विड लेयर्स के। ठीक है, तो उस तरीके की जो प्रॉपर्टी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, विस्कोसिटी। ठीक है, अब इट इज़ ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स। अब ये विस्कोसिटी होने का मेन रीज़न क्या है, कोहेसिव फोर्स और साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मोमेंटम एक्सचेंज होने के कारण ये प्रॉपर्टीज जनरेट होती है, जिसका नाम है विस्कोसिटी। ठीक है, अब न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन सर ने क्या बोला, न्यूटन सर ने कहा कि उन्होंने नीचे एक प्लेट रखा
ऊपर एक प्लेट रखा और इसके बीच में उन्होंने क्या किया, एक लिक्विड को फ्लो कर पाया। अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो नीचे का प्लेट है वो कैसा है, वो फ्लो नहीं हो रहा है, लेकिन जो ऊपर का प्लेट है वो क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो ऊपर का सब्सटेंस होता है, ऊपर की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है फ्लूइड की, वो जल्दी फ्लो होती है, फिर उससे नीचे वाला थोड़ा स्लो होता है, उससे नीचे वाला थोड़ा स्लो, और जो लास्ट में आपके बॉटम में जो बॉटम सरफेस से जो चिपक करके फ्लूइड होता है वो क्या करता है, वो फ्लो ही नहीं करता, वो वहीं पे क्या हो जाता है, स्टिक होकर के रह जाता है। तो ये जो उन्होंने एनालिसिस किया है वो क्या है, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। उन्होंने बोला कि जो शियर स्ट्रेस होती है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है शियर स्ट्रेन के, और या तो फिर उसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब उन्होंने बोला कि जो शियर स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, शियर स्ट्रेन की या तो फिर वेलोसिटी ग्रेडियंट के। ठीक है, तो ये है आपका न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको और डीपली स्टडी करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें जो वाई एक्सिस है वो हाइट को रिप्रेजेंट करेगा और जो एक्स एक्सिस है वो म्यू को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब इसका ये जो छोटा सा फ्लो पार्ट बनाया है, ये फ्लो पार्ट को उन्होंने यहाँ पे क्या किए हैं, एक्सपांड किए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है, इन्वर्टेड ट्राइंगल। तो वो इन्वर्टेड ट्राइंगल को उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्लॉट किया। अब आप देख सकते हैं कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट को, और वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन है इसीलिए उसको डिनोट किया जा रहा है dy से। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है म्यू को, और वो बहुत छोटा फ्रैक्शन है इसलिए उसको डिनोट किया जा रहा है डी म्यू से। अब ये जो एंगल है, इस एंगल को हमने θ2 की वैल्यू दिया है, इसको दिया है θ1 और इसकी वैल्यू है θ2। तो ये एक स्मॉल प्रोफाइल है आपके लीनियर फ्रैक्शंस का। ठीक है, फ्लूइड फ्लो के फ्रैक्शंस का। ठीक है, अब इसमें हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाया। आपको पता है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइट। तो tan थीटा मतलब tan θ2। ओके, अब बेस कितना है, बेस है du और हाइट कितना है dy। तो हम लिख सकते हैं tan θ2 बेस बाय हाइट मतलब du बाय dy। सेम एज यदि मैंने इस प्रोफाइल की बात की, अब मुझे इस प्रोफाइल की बात करना है, तो थीटा क्या हो जाएगा, θ1 हो जाएगा, और बेस बाय हाइट में बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू, और हाइट क्या हो जाएगा y। तो आप यहाँ देख सकते हैं म्यू डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो ये प्रोफाइल का हमने क्या कर दिया, tan θ2 एंड tan θ1 का फॉर्मूला क्रिएट किए हैं। अब आप देख सकते हो ये जो थीटा है, ये थीटा, बोथ थीटा क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि कोई ना कोई एक ही एंगल पे वो क्या होगा, एक दूसरे को कनेक्ट करेगा। तो जो θ2 है इज इक्वल टू θ1। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं du बाई dy इज इक्वल टू u बाई y, और इसी को हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता है कि जो इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन, वो क्या होता है कि y इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, तो mx प्लस सी है मतलब y क्या है, फंक्शन है किसके, किसी x डायरेक्शन के। तो y में आप देख सकते हो कि वो y में हम लेंगे वेलोसिटी, और जो x है वो क्या है, इसमें जो x डायरेक्शन है वो है y। ठीक है, हाइट। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है हाइट पे। ठीक है, जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है। जैसे जैसे हाइट कम हो रही है वैसे वैसे आपकी वेलोसिटी भी कम हो रही है। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम देख सकते हैं कि न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स लॉ बोलते हैं कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी को जब हटाया जाता है तो एक वहाँ पे कांस्टेंट अप्लाई किया जाता है, वही कांस्टेंट है विस्कोसिटी कांस्टेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाउ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा करके कांस्टेंट लगा दिया म्यू d∅/dt। अब मुझे निकालना है म्यू की वैल्यू। तो म्यू की वैल्यू निकालना है तो ये जो मल्टीप्लिकेशन का टर्म है वो टाउ के डिवाइडेशन पे जाएगा। ठीक है, डिवाइडेशन पे जाएगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, u इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाई d∅/dt। ठीक है, तो ये एक आपको वैल्यू यहाँ पे मिल गई। साथ ही साथ जब मैंने इसका प्रोफाइल चेक करना है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
जो आपका डेंसिटी होती है, अब ये इसको और अच्छे से हम एनालिसिस करेंगे इस ट्राइंगल को, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो डी यू की वैल्यू है, मतलब ये जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करती है टाइम पे। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे क्या हो रही है, आपकी विस्कोसिटी भी उस डायरेक्शन पे, वेलोसिटी भी उस डायरेक्शन में क्या होने लगती है, फ्लो करने लगती है। ठीक है। अब इस ट्राइंगल से आप चेक करिए, ये हो गया आपका वाई डायरेक्शन, ये हो गया आपका एक्स डायरेक्शन। ठीक है। डी यू इंटू डी टी, ये हो गया आपका डी यू इंटू डी टी। अब और ये हमने ले लिया डी फाई। ठीक है। ये हो गया डी वाई, मतलब वाई डायरेक्शन, ये हो गया डी यू और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टेकन डी टी, और ये जो एंगल हो गया इसको बोल दिया हमने डी फाई। अब इस हिसाब से यदि देखें तो ये क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू डी एक्स बाई डी वाई बेस बाय हाइट। अब डी एक्स में कौन है, डी एक्स में है डी यू इंटू डी टी, तो डी एक्स की जगह में क्या लिख दिए, डी यू इंटू डी टी। ठीक है। और डी वाई क्या है, ऑलरेडी डी वाई अपनी जगह पे है। हम क्या करेंगे, जो एंगल है उसके डिवाइड में डी टी ला लेंगे और डी यू के डिवाइडेड में डी वाई रहने देंगे। तो आपका जो वैल्यूज़ है या इक्वेशन है वो कैसा बन रहा है, डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी और डी यू डिवाइडेड बाई डी वाई। इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो रेट ऑफ डिफॉर्मेशन हो रहा है वो रेट ऑफ शेयर स्ट्रेन के बराबर हो रहा है। और यही चीज़ किसने बोला था, यही चीज़ हमको बोला था किसने, यही चीज़ हमको बोला था हमारे न्यूटन सर ने। ठीक है, कि शेयर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेयर स्ट्रेन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है। नाउ अब ये है आपका लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल। लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल, अब लीनियर वेलोसिटी प्रोफाइल में आप देखिए कि ये जो टाउ है वो क्या है, म्यू इंटू डी यू बाई डी वाई। ये फॉर्मूला हमको निकल के आया है। डी यू बाई डी वाई मतलब यू मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो, और वाई मतलब हो गया आपकी हाइट। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बनने वाला है आपका, टाउ इज इक्वल्स टू यू इंटू वी डिवाइडेड बाय वाई। ये है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ डायग्राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक डायग्राम है। अब इस डायग्राम और इस ग्राफ से आपको क्या समझ में आ रहा है, ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेन और ये हो गया आपका शेयर स्ट्रेस। अब यहाँ पे कुछ फ्लो प्रोफाइल्स बना है, ये हो गया 1 2 3 4। ठीक है। अब इस प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसमें म्यू की वैल्यू गिवन है, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4। तब ये प्रोफाइल से क्या समझ में आता है, ये जो यू होता है ये क्या है, आपका स्लोप ऑफ द कर्व है। किस किस के बीच में, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो कर्व है उसको बोलेंगे यू। अब जो आप देख सकते हो कि u जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बोलते हैं, उसी को हम डायनामिक विस्कोसिटी भी बोलते हैं और उसी को हम विस्कोसिटी भी बोलते हैं। कंक्लूडेड दैट कि यदि विस्कोसिटी बढ़ रही है तो आपका जो फ्लूइड है वो क्या हो रहा है, और ज़्यादा विस्कस होते जा रहा है, और ही ज़्यादा चिपचिपा बोल सकते हैं हम, स्टिकी होते जा रहा है। ठीक है। तो अब हम बोल सकते हैं कि जो म्यू है वो क्या है, ऑलवेज इंडिपेंडेंट है शेयर स्ट्रेस एंड डिफॉर्मेशन की। ठीक है। अब जो स्लोप है, स्लोप कैसे पता करेंगे, अभी आप स्ट्रेस स्ट्रेन का ही कर्व देख लीजिए। यहाँ पे मैनी टाइप ऑफ एंगल्स प्रोवाइड करें या प्रोफाइल्स प्रोवाइड करें, तो इसमें इसकी नंबरिंग दी है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे जो ये सबसे ज़्यादा है, अब इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको ये नंबरिंग दे दी जाए और बोले कि पहला वाला किस टाइप का फ्लो है, सेकंड वाला किस टाइप का है फ्लूइड, तीसरा फ्लूइड कौन सा है। तो हमेशा याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो विस्कस होगा वो क्या होगा आपका, वो क्या होगा आपका ऑयल। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस रहेंगे, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं एयर, मर्क्यूरी, ऑयल, वाटर और गैसोलीन। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए सबसे ज़्यादा जो विस्कस होगा वो क्या है, इनमें से ऑयल विस्कस है, उसके बाद में दूसरा क्या है, मर्क्यूरी विस्कस है, तीसरा क्या है, वाटर है, और चौथा क्या है, गैसोलीन है, और लास्ट जो है वो है सबसे कम विस्कस कौन है, एयर है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है, ये नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोफाइल।
अब आप देख सकते हो कि ये उन्होंने कर्व बनाया है। यहाँ पे एक आपको एक डिनोशन एक यहाँ पे आपको एक लोअर सरफेस वाला, या बोल सकते हैं आप इसको नीचे जाते हुए एक कर्व दिखाई दे रहा है, और एक आपको एक्स एक्सिस से नीचे जा कर के फिर ऊपर आते हुए कर्व दिख रहा है, थोड़ा इलास्टिक नेचर पे, ठीक है। मतलब पहले डिफॉर्म हो रहा है, फिर उसके बाद वो इंक्रीज भी हो रहा है। तो जब इस तरीके का कर्व बनता है तो इसको बोलते हैं हम फॉर लिक्विड, और ये तरीके का जो बनता है उसको बोलते हैं हम गैस। अब ये क्या है, जैसा टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, जो आपकी विस्कोसिटी है आपके लिक्विड की क्या हो रही है, सीधे सीधे कम हो रही है। मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा या टेम्परेचर बढ़ेगा, वैसी वैसी जो आपकी लिक्विड की विस्कोसिटी है वो कम होगी। लेकिन आप देख सकते हो कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है, विस्कोसिटी तो कम हो रही है, और एक टाइम आने के बाद विस्कोसिटी बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये होता है कि टेम्परेचर बढ़ने पर जो एयर होती है वो मोर विस्कस हो जाती है। और आपने देखा होगा गर्मी के टाइम पे आपको एक ह्यूमिडिटी क्रिएट होती है, एक ह्यूमिडिटी होते हुए दिखाई देती है। उसको हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है विस्कोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन एक टेम्परेचर आने के बाद उसकी विस्कोसिटी एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है आपके ह्यूमिडिटी का। आप देख सकते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर लिक्विड आपका जो इसमें क्या होता है कि लिक्विड की कंडीशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर कोहेसिव फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। और जैसे जैसे कम होने लगेगा तो उनके बीच का स्ट्रेंथ भी कम होने लगेगा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ने लगेगा, और उसके विस्कोसिटी भी कम होने लगेगी। लेकिन आप यदि ये गैस के केस में देखो तो क्या होता है कि इसमें जो मॉलिक्यूलर कोलिशन होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मोमेंटम क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो वैसे वैसे वो बढ़ते जाता है। इसीलिए आप देख सकते हो कि इसका प्रोफाइल बढ़ते हुए आपको दिख रहा है। हम इसका कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे लिक्विड की कंडीशन में टेम्परेचर बढ़ता है और विस्कोसिटी कम होती है ड्यू टू द कोहेसिव फोर्स, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स लॉसेस बोल सकते हैं। और गैस के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे विस्कोसिटी भी बढ़ने लगती है। इसमें क्या होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन होता है, मोमेंटम होता है, वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण विस्कोसिटी भी बढ़ जाती है, ठीक है। अब यूनिट फॉर विस्कोसिटी आपको पता है कि टाउ जो है इज इक्वल्स टू म्यू इंटू वी इंटू वाई। अब टाउ का यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी कोई अभी यूनिट चेक करना है। वॉल्यूम की क्या होती है, मीटर क्यूब, डिवाइडेड बाय वाई की क्या हो जाएगी आपकी, सेकेंड इंटू मीटर। अभी मीटर से मीटर कैंसल हो गया, सॉरी, ये जो है ये वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकेंड। और वाई मतलब हाइट की बात है, तो हाइट क्या हो जाएगी, मीटर। तो इससे आप बोल सकते हैं कि मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 डिवाइडेड बाय एस। अब मुझे म्यू का यूनिट पता करना है, तो ये जो 1 डिवाइड बाय एस है मैं इसको इक्वल टू के इस साइड भेज दूंगी। तो म्यू की आप यूनिट देख सकते हो, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो ये है यूनिट किसकी, आपके विस्कोसिटी की, ठीक है। और सेम एज यदि आप चाहें तो इसको केजी पर मीटर सेकेंड भी बोल सकते हैं। सेम एज कुछ नोटेशंस हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 1 डायन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर 1 पॉइस के बराबर हो जाता है। 1 आपको यहाँ पे पूरे जो यूनिट है उसका कन्वर्जन यहाँ आप देख सकते हैं। ये नोट्स मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दिया है। जिसको भी डे बाय डे की नोट्स चाहिए होंगे वो टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आप देख सकते हैं
कि मैंने ये लास्ट पेज में आपको सारे नोटेशन का कन्वर्जन बताया है, क्योंकि गेट में मोस्टली वो क्या करते हैं, वो आपके यूनिट्स के साथ ही मेजरली खेलते हैं, ठीक है। तो ये जो चेंजेस है, जो यूनिट कन्वर्जन है, वो भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लें। फाइनली यदि मैं आपको बताऊं कि 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 kg पर मीटर सेकेंड होता है, और वो किसके बराबर होता है, 10 पॉइस के बराबर होता है। 1 सेंटीपॉइस 1 डिवाइडेड बाय 100 पॉइस के बराबर होता है। और जो आपकी डेंसिटी होती है वाटर की एट 25 डिग्री सेल्सियस के लिए, वो होती है आपकी 1 सेंटीपॉइस। तो ये सारा जो मैंने आज स्टडी किया है आपके साथ में, वो है आपका आपने आज की जो क्लास है उसमें स्टडी किया आपका फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होता है, और फ्लूइड मैकेनिक्स कितने टाइप के होते हैं, और फ्लूइड मैकेनिक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ठीक है। सो आप ये जो नोट्स हैं ये आपके मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, और वो टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल दिया है। सो आप यदि ये नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और वहाँ से आप ये नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच। कल के लिए हम नेक्स्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और आप मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। डेफिनेटली हम पहले पूरे कॉन्सेप्ट की स्टडी करेंगे, उसके बाद में न्यूमेरिकल स्टडी भी करेंगे। ओके, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टडी द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑल्सो। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।